अच्छा जी, लास्ट टाइम हम सेशन हैंडलिंग और सेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एक मेथड है, ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से या सिनेरियो वाइज जो है वो वेरी करती है। हमने लास्ट टाइम सेशन जो पढ़ा था और उसकी जो लिमिट है वो ब्राउज़र के क्लोज होने तक है, यानी जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन जो भी हम जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद जो उस आईडीज को लेके और जितनी भी उसके बाद सेशन स्टार्ट करने के बाद जितनी भी कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हो रही है, वो यूजिंग जो है वो आपकी सेशन आईडी हो रही है। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी। दूसरी बात हमने ये की थी कि जो आपकी सेशन आईडी नेक्स्ट टाइम जब सर्वर ऑथेंटिकेट करता है वो आपके कुकीज से रीड करता है। आपकी सेशन आईडी जो मेंटेन होती है वो कहाँ पर होती है? कुकीज के अंदर। कुकीज क्या होती है? आपके ब्राउजर की एक टेम्परेरी यूँ कहने की स्टोरेज होती है, जो बहुत उसके टाइम पीरियड भी होता है, दूसरी लिमिटेड एक स्पेस होता है जहाँ पर आप अपना कोई डेटा रख सकते हैं। अच्छा, जब आप ब्राउजर को क्लोज करते हैं तो आपका जो सेशन है जो जनरेट किया है आपने वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सिनेरियो ये है जो अक्सर आपको कभी इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आ सकती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेबसाइट है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो लेंदी है। फॉर एग्जांपल 4 to 5 स्टेप्स हैं या 7 स्टेप्स हैं या 6 स्टेप्स हैं या इवन 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक कस्टमर आया, कोई बंदा आया, ठीक है, उसने स्टेप 1 फिल किया। अच्छा, आपके पास नॉर्मली हम जब वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रैकिंग भी हो रही होती है। अगर आप ट्रैकिंग अपनी वेबसाइट, इवन यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कस्टमर किस वेबसाइट से रीडायरेक्ट हो गया, या गूगल के थ्रू आया, या कहाँ से आया, या डायरेक्ट लैंड किया, उसके बाद उसने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की। मतलब यहाँ तक की ट्रैकिंग और यहाँ तक कि आपको यूजर का बिहेवियर तक आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये तमाम चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं, आपके पास एक और उसमें आप स्ट्रेट्स वगैरह उस पर कुछ अपनी बिजनेस लॉजिक को और इस तरह की चीज़ों को आप मैनिपुलेट करके चेंज भी करते हैं। आपके पास एक कस्टमर आया, आपकी वेबसाइट पर लैंड किया, उसके बाद उसने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। या लेट्स सपोज कोई आपकी प्रोडक्ट परचेज करना है आपकी वेबसाइट के ऊपर, XYZ कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, उसको परचेज करने के लिए आपकी वेबसाइट पर लैंड किया। उसने रजिस्ट्रेशन के दरमियान पहला स्टेप भरा, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे जब वो आया तो वो किसी वजह से, अच्छा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे उसने इन्फॉर्मेशन जो दी वो बिल्कुल सही दी, मतलब उसमें किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं थी। मतलब अगर आप उसका डेटा व्यू करें तो आपको ऐसा नहीं होगा कि उसको डमी वैल्यूज डाल रहा हो, ऐसे खेलने कूदने, मतलब उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन जो डाल रहा था ये बिल्कुल वैलिड है, यानी उसमें उसका नाम भी सही है, फोन नंबर भी सही है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन देता आ रहा है वो 1 और 2 स्टेप पे वो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेप पे क्या होता है? थर्ड स्टेप पे वो किसी भी वजह से आपके ब्राउजर को क्लोज करके या बंद करके चला गया। ठीक है, तो अब आप ऐसे लोगों को पिच करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था 3 स्टेप्स का, कौन से ऐसे लोग हैं जो 2 स्टेप तक सक्सेसफुली और सही इन्फॉर्मेशन देके आए लेकिन थर्ड स्टेप से आकर चले गए। हो सकता है आपका थर्ड स्टेप जो है वो चेकआउट हो, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ पे अक्सर लोग भाग जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि ऐसा जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सप्लायर, व्हाटएवर, जो भी आपका कस्टमर हो, क्लाइंट हो, जो उसने बिल्कुल प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन थर्ड स्टेप पे आकर वो किसी भी वजह से, चले भले वो चेकआउट भी नहीं था, वो आप वहाँ से क्विट करके एग्जिट हो गया, मतलब वो एग्जिट हो गया, वहाँ से चला गया, मजीद फर्दर उसकी कोई एक्टिविटी आपको वेबसाइट पे मिली नहीं। तो अब आपका मैनेजर या आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई मुझे ऐसे लोग निकाल के दो जो कि थर्ड स्टेप तक सही है, मतलब 1 और 2 स्टेप की इन्फॉर्मेशन उन्होंने सही दी, थर्ड स्टेप पे आके वो भाग कर चले गए।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे, किस तरह से रखेंगे? अच्छा, एक तरीका तो इसमें ये होता है कि भाई आपने जब फर्स्ट स्टेप लिया उससे, तो आपने जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप की, जो भी आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ABCXYZ जो भी उससे इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप पे ली थी, वो आपने फर्स्ट स्टेप पे ली, उसको उठा के आपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। दूसरे स्टेप पे है, आपने यहाँ पर अगेन क्या काम किया, सेकंड स्टेप की इन्फॉर्मेशन ली, जब उसने इसको फिल कर दिया तो आपने इसको उठाकर भी डेटाबेस में रख दिया। थर्ड स्टेप पे वो चला गया, तो अब आपका वो कंप्लीट कस्टमर तो बना नहीं, मतलब क्लाइंट तो बना नहीं आपका वो, ठीक है। तो आपने जो उसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे जो इन्फॉर्मेशन ली थी, वो अब आपके किसी काम की है, मतलब वो कंप्लीट उसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया नहीं, आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप की इन्फॉर्मेशन को उठाकर अपने डीबी में रख दिया। एक तो आपका डीबी पे लोड पड़ेगा, ठीक है, और वो इररेलेवेंट आप पे, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन देगी गया वो आपके किसी काम की नहीं है। तो अब यहाँ पर भी क्या किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इस सिनेरियो को देख लेते हैं कि हमारे पास जहाँ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं वहाँ पर हम वैल्यूज को किस तरह से मैनेज करते हैं। यहाँ पर जो है वो सेशन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोज के अंदर हम सेशन इस्तेमाल करते हैं। पहला वाला सिनेरियो कि आप चाहते हैं कि जी ऐसे सक्सेसफुल कस्टमर जो 1 और 2 को कम्प्लीटली और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देकर आगे थर्ड स्टेप तक आए, लेकिन थर्ड पे वो क्विट कर गए, ये भी सेशन से मैनेज होगा, लेकिन ये सेशन किसी और तरह का होगा। ये सेशन जो हम जनरेट करेंगे, ये सेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी टाइप डिफरेंट होगी, ठीक है। और एक जो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन ब्रेक करके कस्टमर से लेते हैं, ये भी सेशन ही मैनेज करेगा और ये टोटली डिफरेंट सेशन होंगे, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोज को हम डिस्कस करते हैं और अभी इसको कोड भी कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक बात की थी कि हम सिर्फ सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन के बाद सेशन की जो आईडी है उसके थ्रू हमारी नेक्स्ट जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इस प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है? लास्ट में जो मोहतरमा बैठे हैं आगे आ जाए, सीट जगह खाली। चलिए, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, मैंने इसको रखा है स्टेप 1। इसमें मैं एक फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ, सिंपली फॉर्म का एक्शन में लेता हूँ, स्टेप 2 दे देते हैं और मेथड जो है वो पोस्ट।
ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि वो कस्टमर को सर फोर्स करेंगे कि वो थर्ड स्टेप को कंप्लीट करे, उसके बाद फिर क्विट करे? नहीं। अच्छा, अभी हम मजीद क्लियर करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेते हैं। ये सेकंड और थर्ड रो, ये आप लोग शफल हो जाए प्लीज। आप लोग आपस में ये अपना जो ग्रुप बनाया है ना, आप लोग ब्रेक कर दें। अगर उठे और आपस में शफल हो जाए या आगे पीछे हो जाए, बड़ा मेहरबानी। फौरन 1 मिनट। आप उठे, जो बीच में बैठे आप उठो, टी शर्ट बना, आप उठो। येलो शर्ट वाले भाई आप पीछे से, और आप भी उठे, चेक में जो शर्ट पहन के बैठे, नहीं आपके बराबर, आप भी उठे, आप भी पीछे से, नहीं तुम आप पीछे जाओ, पीछे जाओ। आप भी नहीं, आप पीछे थे, और उधर आप भाई बैठे ना गले में चश्मे वाले, आप आगे आ जाए। अगर तो कोशिश करें तो यहाँ आ जाए मेरे पास, मजीद मेरे करीब आ जाए। इधर आ जाए, इधर ही। नहीं यहाँ नहीं, करीब, मैं आपके करीब बैठना चाहता हूँ, पता चले आप बातें क्या करते हैं। लेफ्ट पे चलिए, लेफ्ट पे जगह, लेफ्ट पे एक सीट खाली। अच्छा, यहाँ पर अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम काम करने जा रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास जो मल्टीपल स्टेप्स की इंफॉर्मेशन है, यानी हमारे पास लेट सपोज 3 स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेक हुई है, यानी फर्स्ट स्टेप पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, देन सेकंड स्टेप पे, देन थर्ड स्टेप पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सिनेरियो हमारे पास ये है कि देखिए, हमारे पास जब तीनों प्रोसेस यानी तीनों स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम अपनी ये तमाम इंफॉर्मेशन, यानी कस्टमर जब तीनों स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दे, उसके बाद हम उसकी जो वैल्यूज हैं, जो उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, वो उठाकर हम डेटाबेस में डालें। उससे पहले हम डीबी में नहीं डालें। अच्छा, पुराने ज़माने में होता ये था कि जब आपके पास जब तक सेशन नहीं थे, इसको लोग जो मैनेज करते थे वो इस तरह से करते थे कि आपके पास जब मल्टीपल स्टेप्स होते थे, यानी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के जो स्टेप्स थे 1 2 3 4 5, तो उसमें होता ये था कि लेट सपोज अगर आपके स्टेप 1 पे 5 फील्ड हैं, फिर स्टेप 2 पे 5 फील्ड हैं, इसी तरह स्टेप 3 पे 5 फील्ड हैं, तो होता ये था कि जब आपका स्टेप 1 सबमिट होता था स्टेप 2 की तरफ, तो जो 5 फील्ड जो आपने स्टेप 1 पर ली हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन को रखते थे हिडन फील्ड्स के अंदर। जो इनपुट टाइप हमने हिडन पढ़ा था, इनपुट फील्ड्स में हम वहां पर उसकी वैल्यूज को रखते थे, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे पास सेशन नहीं थे। उसके बाद जब सेकंड स्टेप सबमिट होता था थर्ड स्टेप के ऊपर, तो स्टेप 1 की 5 फील्ड्स और स्टेप 2 की 5 फील्ड्स, टोटल हो गई 10 फील्ड्स। ये 10 फील्ड आपकी सबमिट होती थी स्टेप 3 के ऊपर। अब स्टेप 3 के ऊपर लेट्स सपोज आपके पास 3 फील्ड्स हैं या 5 फील्ड्स हैं, होगा क्या कि अब जब थर्ड स्टेप
सबमिट होगा फोर्थ के ऊपर, तो प्रीवियस 1 और 2 की 10 फील्ड्स और इस थर्ड स्टेप की 5 फील्ड्स, टोटल हो गई 15 फील्ड, और इसको आपको मैनेज करते हुए लेके चलना पड़ता था फोर्थ के ऊपर, यानी हिडन फील्ड्स आप बनाते आते थे। अच्छा, इसमें अगर किसी ने बैक कर दिया, यानी आप कोई कस्टमर जो है वो रिवर्स बैक आ गया, तो वो जो वैल्यूज थी वो गई, तो ये एक बड़ा इशू था। तो उसको जो मैनेज किया गया है वो इन सेशंस के थ्रू किया गया। बहुत अर्ली ज़माने की बात है, जब जिस वक्त इंटरनेट नया था, तो उस वक्त सेशंस नहीं थे, तो लोग इसी तरह से अपनी फील्ड्स को मैनेज करते थे हिडन फील्ड्स के अंदर। हिडन फील्ड्स बनाई भी इसीलिए गई थी ताकि हम तमाम स्टेप्स को कंप्लीट कर जाने के बाद, अगर 2-3 स्टेप्स का प्रोसेस है तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम अपने पास जो है वो एंट्री करें डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब इसका जो ऑल्टरनेट है और जो बेहतर तरीका है, जो अच्छा तरीका है, वो है कि हम करते हैं कि स्टेप 1 की वैल्यूज को, 2 की वैल्यूज को, 3 की वैल्यूज को 1 बाय 1 स्टेप्स की वैल्यूज को वैलिडेट सारे काम करने के बाद, फिल्टर करने के बाद सेशन में रख देते हैं। किस तरह से रखते हैं उसका तरीका ये कि देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म में 2 फील्ड्स हैं, फिलहाल मैंने 2 ही रखी है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जब ये फॉर्म सबमिट होगा, मैंने एक्शन दिया स्टेप 2, तो स्टेप 2 के ऊपर आने के बाद मैंने सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया है। सेशन स्टार्ट करने के लिए अगेन आपको यही सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक सेशन का एक प्री डिफाइंड हमारे पास वेरिएबल है $_session। ये सेम इसी तरह है जिस तरह आप एसोसिएटिव एरे बनाते हैं। इसके अंदर मैंने एक की बनाई है फर्स्ट नेम, और उस पर जो प्रीवियसली मेरे पास सबमिट होके आई है पोस्ट में फर्स्ट नेम, वो वैल्यू मैंने इस सेशन के वेरिएबल को असाइन कर दी। इसी तरह लास्ट नेम, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पर वैल्यूज असाइन की है। अच्छा, यहाँ पर मैं हिडन में कुछ नहीं रखा, सिर्फ मैंने जो वैल्यूज सबमिट होके आई हैं उनको इस सेशन स्टार्ट करके सेशन के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद यहाँ स्टेप 2 के ऊपर भी मैंने चंद फील्ड्स रखी हैं, एड्रेस है एंड फोन है। अब ये जब सबमिट होगा स्टेप 3 के ऊपर, तो अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है, पहले हम इसको चला लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि मैंने यहाँ पर स्टेप 1 के ऊपर सेशन ऑन नहीं किया, सेशन नहीं बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया, स्टेप 2 के ऊपर बनाया। कोई रीजन बताएगा? इसलिए वो जो सेशन 2 जो है, वो स्टेप 2 जो है, वो पोस्टेड वैल्यू को होल्ड कर रहा है मेरे पास, सेशन के अंदर स्टोर कर रहा है। एक तो सबसे मेन चीज कि यहाँ पर मुझे कोई वैल्यूज अपने पास रखनी नहीं है, कुछ और ट्रैकिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर सेशन क्यों बनाऊँ बिला वजह? कोई बंदा यहाँ सिर्फ यहीं लैंड किया और यही इसी को क्रॉस करके चले गया, तो बिला वजह एक ओवरहेड है ना मेरे लिए कि मैं सेशन जनरेट करूँ, जिसकी जरूरत ही नहीं। अगर कोई यहाँ पर है, जब वो स्टेप 2 पे जाए, अब मेरे लिए फ्रूटफुल, मतलब जो उसने इन्फॉर्मेशन दी वो मेरे लिए जरूरी है काम की, तो मैं उसको अपने पास होल्ड करूंगा, स्टोर करूंगा किसी भी तरह से। स्टेप 1 के ऊपर मेरे किसी काम का नहीं सेशन, जब तक वो स्टेप 2 पे नहीं जाएगा, जब तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो मैं सेशन स्टार्ट करके ओवरहेड क्यों बनाऊं? एक ओवरहेड है ना, मतलब ज़्यादा सेशन जनरेट होगा, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता होगा ना सेशन जनरेट करने में। इस वजह से स्टेप 1 के ऊपर सेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 के ऊपर इसलिए बनाया कि हमें यहाँ पर अब वैल्यूज जो उसने सबमिट की है उसको स्टोर करना है, 1 के ऊपर जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, ये बात अक्सर लोग गलती करते हैं, स्टेप 1 के ऊपर भी बना देते हैं। ये बात क्लियर है मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास ये जो फॉर्म है ये इस तरह से है कुछ। हमने यहाँ पर स्टेप 1 में ABC और अब मैंने स्टेप 2 के ऊपर आ गए। स्टेप 2 पे भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन पहले हम स्टेप 3 के ऊपर कुछ कोड लिख लें।
चलिए, अब जब यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं स्टेप 2 को, रीजन बताया तो इसका रीजन अब मैं यहाँ पर एड्रेस देता हूँ, लेट्स सपोज मैं स्टेप 3 के ऊपर मैंने इसको सबमिट किया, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले जो वैल्यूज हैं जो कि पोस्ट में मिली है मुझे, फॉर्म सबमिट होने के बाद जो पोस्ट से जो मिली वो है वैल्यूज। मेरे पास एड्रेस है जो मैंने दिया था, फोन नंबर है और स्टेप 2 का। अच्छा, अब जो वैल्यूज स्टेप 1 के ऊपर दी थी, जिसको मैंने स्टेप 2 के ऊपर सेशन में रख दिया था, वो वैल्यूज मेरे पास विदाउट सबमिट किसी हिडन में रखे हुए इस सेशन वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर स्टेप 3 के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। अब आपका 4th स्टेप होता तो आप 2nd और 3rd की वैल्यूज को भी आप सेशन में रखते थे और आगे फर्दर प्रोसीड करते थे। जब वो कंप्लीट हो जाए तो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है आपके पास $_ का जो ये वेरिएबल है, इसमें से आप एक्सेस करने का तरीका क्या होगा। अगर आपको ये लास्ट नेम कहीं पर चाहिए तो आप ये लास्ट नेम और इस वैल्यू को गेट करने के लिए आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, ये लास्ट। इस तरह से आप सेशन में से एक एक करके तमाम वैल्यूज को निकाल लेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। ये बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? जी जी बता रहा हूँ, 1-2 बातें और भी बाकी। जी दुआ, आप कुछ लास्ट स्टेप ये वाला? हाँ, एक्सेस जब अगर आपने जो वैल्यू सेशन में रख दी है, ठीक है, इस सेशन के अंदर आप एक की बना के वैल्यू को रख रहे हैं, इस तरह वैल्यूज को रखते जा रहे हैं 25, 30, 50 वैल्यूज आपने सेशन में रख दी, ठीक है, रख सकते हैं। उसके बाद जब उस सेशन में से आपको वापस वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए ये तरीका कार है। और अगर इस लास्ट नेम के वेरिएबल को जो फर्स्ट नेम का जो सेशन बना है इससे ऊपर रख दें तो फिर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, लास्ट नेम का जो सेशन बना है इससे ऊपर रखेंगे तो एक्सेस नहीं कर सकते। ऊपर रख दे मतलब कहाँ रख दो? इसको कट करके आप बताएं, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई सवाल नहीं है? अच्छा, यहाँ जी सरपंच, हाँ जी, इसमें कोई ड्रॉबैक है सर इस तरह करने से, सेशन में स्टोर करने से? क्योंकि सर मुख्तलिफ वेबसाइट पे जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन भी दिखाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ये उसके साथ डायरेक्ट और आकर में और डिजिट भी होते हैं, तो वो तो रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लेकर निकाल लेते हैं कार्ड नंबर। वो सेशन में, वो सेशन का मसला थोड़ी। उसका हल फिर हम सिक्योरिटी में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या हल है। सर अगर हम डायरेक्टली स्टेप 2 के ऊपर लैंड कर जाएं और वहीं से आगे बढ़ें फिर क्या होगा? क्या ये तरीका सही होगा कि डायरेक्ट कोई बंदा आगे स्टेप 2 पे लैंड कर दे? मतलब जैसे सर्च करा के हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, अब मैं अगर उसको आगे लेके बढ़ता हूँ तो नहीं, स्टेप 2 पे डायरेक्ट आना ही नहीं चाहिए। आना नहीं चाहिए तो उसकी हम चेक लगाएंगे कि ऊपर जी जी नहीं, हम चेक लगाएंगे, हम चेक लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 3rd स्टेप पे मैंने सेशन स्टार्ट अगेन लिखा है। अगर मैं यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पर वैल्यूज जो है वो सेशन $_ वेरिएबल के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट ये बताएगा कि मैं इटसेल्फ हूँ क्या,
मतलब डॉलर सेशन आपका जो प्रीवियसली चलता आ रहा है उसको आपको बताना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट हर दफ़ा सेशन स्टार्ट नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैंने शायद बताई थी या मिस हो गई थी, जब आपने एक दफ़ा सेशन जनरेट किया उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम जब सेशन स्टार्ट कॉल करेंगे तो वो इसका मतलब ये नहीं कि हर दफ़ा वो एक नया सेशन बना देगा। अगर ये चेक करता है कि अगर ऑलरेडी सेशन आपका जनरेट हुआ है, सेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो उसकी आईडी रिटर्न करता है आपको, और या फिर बताया था कि आपका सेशन जनरेट है, नया सेशन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन जहाँ जहाँ आप सेशन को यानी अपना एग्जिस्टिंग जो सेशन आपने जो ऑन किया है, जो स्टार्ट किया है, जहाँ जहाँ आप उस सेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ वहाँ हर जगह आपको ये सेशन इंडेक्स को स्टार्ट लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखता तो मुझे सेशन नहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो मैंने प्रीवियसली स्टोर करता था, क्योंकि वो उससे बाइंड होता है बेसिकली। लेकिन उसके अंदर भी हम मेंशन नहीं करते, लेकिन ये कि वो जो मैनेज कर रहा होता है वो भी सेशन आईडी जो है वो कुकीज से ही उठा रहा होता है। ASP में भी यही काम होता है, JS में भी यही काम होता है। वहाँ लिखना नहीं पड़ता, यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है जी। डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, सेशन तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस पेज के ऊपर उस प्रीवियस जो सेशन आपने ऑन किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक टोटली सेपरेट होगा फिर। ठीक है, क्या चीज, मैं इस पे आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात जो है वो नोट कर लीजिए कि आपके पास जो सेशन की जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, मैंने आपसे ये कहा था कि सेशन आईडी जो है वो कुकीज में स्टोर होती है, बिल्कुल सही कहा था। लेकिन जितने भी वेरिएबल्स आप सेशन के अंदर रखते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ स्टेप 2 के ऊपर जो वैल्यूज जो है वो सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर किए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसी तरह अगर मैं और जितनी भी वैल्यूज सेशन के अंदर रखूं, सवाए सेशन आईडी के कोई और वैल्यू कुकीज में स्टोर नहीं होती, सिर्फ सेशन आईडी कुकीज में स्टोर होती है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप 1000 वैल्यूज रख लें वो कुकीज में स्टोर नहीं होती, वो डायरेक्ट सर्वर अपने पास मेंटेन करता है, सर्वर पे मेंटेन होती है। जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो तमाम की तमाम सर्वर पे मेंटेन होती हैं। अब कोई वैल्यू कुकीज में नहीं आएगी। एग्जाम्पल यही है आपके सामने, मतलब अब मैं अब कुकीज हम पढ़ते तो मजीद क्लियर भी हो जाएगा कि कुकीज है क्या। मेरी वेबसाइट के ऊपर 50 लोग आके काम कर रहे हैं जी जी, इसका मतलब 50 सेशन बने, बिल्कुल, यानी कि 50 सेशन के एरेज बन रहे हैं। हाँ। तो क्या ये मल्टी डायमेंशनल एरे है विद रिस्पेक्ट टू आईडी? अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये तो एक सिनेरियो था जो हमने डिस्कस कर लिया और ये सेशन की एक इम्प्लीमेंटेशन थी। ठीक है, अब हम आते हैं उस सिनेरियो पे जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में कि अगर आपका बॉस कहता है कि जी ऐसे बंदे निकाल के लाओ कि जो स्टेप 2 तक तो सक्सेसफुल आए थे, 3rd पे आके भाग गए। तो अब यहाँ पर अगर मैं जब ये सेशन मेरा चल रहा है मैं ब्राउजर को कट कर दूं, यहाँ से क्लोज कर दूं, तो ये जो इंफॉर्मेशन थी ये खत्म हो जाएगी, सेशन खत्म। दूसरी चीज ये कि इसके क्लोज के ऊपर जो सेशन की जो वैल्यूज सर्वर में मेंटेन हो रही, उसको मैंने कहीं स्टोर तो नहीं किया था, वो तो सर्वर अपने एंड पे अपने तौर पे अपाची उसको मैनेज कर रहा था। वो वैल्यूज वो इन्फॉर्मेशन अपाची ने मुझे नहीं दी जब तक मैंने उसमें से निकाल के अपने पास किसी फाइल सिस्टम में या डेटाबेस में स्टोर नहीं की। अभी तो मैं सिर्फ सेशन में रख रहा था और वो सेशन वेरिएबल, सेशन की तमाम वैल्यूज सर्वर पे मेंटेन हो रही हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है। परमानेंट स्टोरेज जो है वो आपके पास या तो डीबी की सूरत में है या फिर फाइलिंग की सूरत में है। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास सिनेरियो ये है कि मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 की वैल्यूज को जो है अपने पास मतलब ऐसे लोग निकाल के लाऊं जो स्टेप 1 और स्टेप 2 तक ऐसे 3rd पे भाग गए। अच्छा, अमूमन सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये स्ट्रेटेजी और ये काम किया जाता है कि जी आपकी सेल्स या जो कस्टमर सपोर्ट के जो लोग होते हैं भाई, वो ऐसे लोगों को पिच करते हैं, टारगेट करते हैं कि भाई किसी वजह से स्टेप 3 तक बंदा है, हो सकता है उसको कोई हर्डल लगा हो या कोई फील्ड समझ में ना आई हो या कोई
मसला हो तो उसको वो कॉल करते हैं, उससे पूछेंगे भाई आपको कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से आपकी सेल जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है उसको प्राइस जो है वो लगे हो तो आप वहाँ पे नेगोशिएशन वगैरह, मतलब ये एक वो होती है सेल, क्योंकि एट दी एंड वेबसाइट का मकसद क्या है? इनकम, पैसे। आप वेबसाइट जो बना रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, जितनी सब काम जो कर रहे हैं, या जो आपसे कस्टमर बनवा रहा है, वेबसाइट बनवा रहा है, या किसी आप प्रोजेक्ट में कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, उस सब का अल्टीमेट जो काम है वो बिजनेस है, पैसे, और तो कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ ये जो एक तरीकाकार है ये एक इफेक्टिव होता है कि जी आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो स्टेप 1 स्टेप 2 या इस तरह के काम करके किसी वजह से एग्जिट हो गए, तो आप उनको फिर टारगेट करते हैं और पूछेंगे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप चले गए। फिर वो बोलते हैं कि जी पैसे बहुत हाई लग रहे थे, या वो अपनी मुश्किल बताता है कि भाई ये मसला था, इस वजह से मैं यहाँ से चला गया। तो वो बोलते हैं अच्छा जी आप वापस आए, आप साइट के ऊपर आए। तो आप उस यहाँ पर एक और लॉजिक ये होती है कि आप उसको जब आप दोबारा किसी तरह घेर घार के लाते हैं तो आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 की इन्फॉर्मेशन दोबारा उससे बोलना नहीं पड़ता कि आप फिल करो, डायरेक्ट आप उससे 3rd स्टेप पे लैंड करवाते हैं। ये किस तरह से करवाते हैं सारे काम? इसके लिए हमारे पास तरीकाकार ये कि हम जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर के हवाले से या सॉफ्टवेयर के जो डिज़ाइन पैटर्न्स या जितने भी आप सेशन मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे जो इस सिनेरियो में काम करने को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप टेम्परेरी तौर पे 2 या 3 टेबल्स, अमूमन 2 डेटाबेस के टेबल्स बनाएं। उसके बाद जब आप सेशन जनरेट करें, जैसे ही आप सेशन को इनिशिएट करें, सेशन इनिशिएट होने के बाद जो उसकी आईडी है, उस आईडी के अगेंस्ट आप उसकी इंफॉर्मेशन को जो कस्टमर दे रहा है, यानी स्टेप 1 की इंफॉर्मेशन जो थी उसको उस टेम्परेरी डेटाबेस के टेबल में डाल दें विद रिस्पेक्ट टू सेशन आईडी। ठीक है, अच्छा लेट मी फिनिश। उसके बाद स्टेप 2 पे है, स्टेप 2 की इंफॉर्मेशन भी विद रिस्पेक्ट टू दैट सेशन आईडी आप डेटाबेस में डाल दें। ठीक है, 3rd स्टेप से एग्जिट हो गया, तो अब आप एग्जिट होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन आपने टेम्परेरी उस सेशन के हिसाब से बाइंड कर दी, अब आपके पास एक रिपोर्टिंग एंड होता है जहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि भाई कितने लोग आए जो स्टेप 2 3 तक, और उनकी सेशन आईडी यहाँ पर रखी हुई है। उस डेटाबेस में से आपने एक रिपोर्ट जनरेट की, वहाँ आपने देखा, फिर वहाँ से आप एक एक करके पिच करते जाते हैं। अब उसमें आप एक तो मैनुअल सिस्टम भी रख सकते हैं कि भाई काम की नहीं है, रिमूव कर दिए वहाँ से, वहीं से आपने एक बटन दे दिया कि जी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं, रिमूव, वहाँ से आपने रिमूव की, तो 1 और 2 स्टेप की जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो तमाम की तमाम डिलीट हो गई। इसी तरह 2 3 जितनी इन्फॉर्मेशन आप मैनुअली रिमूव करना चाहें रिमूव करते हैं। और अमूमन लोगों की तरीकाकार ये होता है कि हमारी अगर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं या बहुत सारे लोग इस तरह से आ रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद आप डेटाबेस को उस डीबी के टेबल को फ्लश कर दें। अब वो आपके अपने सिनेरियो के ऊपर है कि आप 10 घंटे बाद करते हैं, 24 घंटे बाद करते हैं, या 1 वीक के बाद करते हैं, या 1 महीने बाद करते हैं। ये आपकी अपनी सेल्स फोर्स के ऊपर और आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से है कि आप उस टेबल को कितने अरसे बाद फ्लश करते हैं और कहाँ तक की इन्फॉर्मेशन, कितने डेज की प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को फ्लश करते हैं। ठीक है, तो एक तरीकाकार ये है आपके पास। अच्छा, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये डीबी सेशंस कहलाते हैं। इसका नाम ही अगर आप कभी वेबसाइट पे आके कहीं गूगल पे सर्च करें डीबी सेशन, तो आपको वहाँ पे 2 टेबल्स मिलेंगे, जिसमें एक मास्टर टेबल होगा जिसमें सेशन स्टार्ट होता है। जब हम डेटाबेस पढ़ लेंगे तो वहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, और उसमें फिर हम एक एक करके वैल्यूज को जो है वो स्टोर करते जाते हैं। ये एक तरीकाकार हमारे पास बहुत कॉमन है और लोग इसको यूज करते हैं। नहीं, अच्छा अब देखिए यहाँ पर आप स्टेप 1 की इन्फॉर्मेशन जब उसने दी तो आपने उठाकर डीवी के टेम्परेरी टेबल में रखी थी, तो अब वो ब्राउजर बंद भी करते तो इन्फॉर्मेशन आपके पास डेटाबेस में आ चुकी। तो ये है उसे व्यू करने के लिए, एनालिसिस के लिए। हाँ, एनालिसिस के लिए आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन कहाँ से गया और इस तरह की लॉगिंग है एक तरह से। वो थोड़ी सी आपकी प्रोग्रामिंग है, वो फिर आप उसको उस सेशन आईडी के साथ दोबारा बाइंड कराते हैं। हाँ, सेम सेशन आईडी के ऊपर दोबारा उसको उस पेज के ऊपर भेजते हैं। वो थोड़ी सी आपकी प्रोग्रामिंग की लॉजिक होती है। जी, ये किस तरह चलता है जब दोबारा ब्राउज कर रहे हैं तो इसको कौन सा सेशन आईडी पहले मिला था उसके साथ बाइंड करें? तो सेम तो नहीं मिलेगा ना उसको दोबारा? सेम नहीं मिले, लेकिन आप जब 3rd स्टेप के ऊपर आकर वो आपके हाथ में होते हैं, मैं बता दूंगा। आप एक जरूरी, अगर वो सेशन आईडी नहीं, आप अपनी एक आईडी जनरेट करके उसको उसके हिसाब से बाइंड कर दें, लेकिन हम उस सेशन आईडी को भी रिस्टोर किया जा सकता है। जी, बता दूंगा मैं।
हाँ कस्टमर हाँ बिल्कुल। क्लिक करते हैं तो उससे कोई जी हाँ जी हाँ, उसमें सेशन आईडी लगी हुई होती है। लेकिन सर उसमें वो जो उसका प्रीवियस यूजर नेम होता है उसका लॉगिन करना ये तो फिर ताकि वेरीफाई भी तो कर ले, कोई भी आ जाए फिर तो। सर अगर वो लिंक किसी और ने गेट कर लिया तो गेट कर लिए, लिंक गेट कर ले, लेकिन आप जो कह रहे हैं लॉगिन करवाते हैं, तो लॉगिन इसलिए कराते हैं ना कि वेरीफाई हो जाए, ऑथराइज हो जाए। तो ये लिंक तो उसकी ईमेल आईडी पे भेजते हैं ना। जी अभी जो ब्राउज वेबसाइट्स होती हैं, हाँ। क्या ये हमारे ब्राउजर के ऊपर जो सेशंस बिल्ड हुए होते हैं उसको ट्रैक कर सकती हैं, इंटरसेप्ट कर सकती हैं? कौन सी साइट? कोई भी लाइक हैकर की साइट है या लाइक नहीं, गूगल नहीं, समझ नहीं। लें, क्या वो हमारी सेशंस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। ट्रैक भी नहीं कर सकती किसी सूरत? जी किसी सूरत तो कर सकती है, हैकर तो कर सकता है किसी सूरत, वो उसके लिए चैनल अलग है। लेकिन नॉर्मली जो वेबसाइट है, याहू कभी भी हॉटमेल पे आके छेड़ेगा नहीं, या कभी जीमेल को नहीं जाके उसको पिच करने की कोशिश। साउथ कोरिया में गूगल के ऊपर बैन लग गया था कि वो उसके जो है वो इंटरसेप्ट करने की, स्पाइंग करने की कोशिश की थी लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, उसकी वजह से वो उसके ऊपर हाँ तो अमूमन करते नहीं है, किए तो फिर सही किया उन्होंने, बैन कर दिया। जी होगा तो टेम्परेरी, लेकिन हम मतलब टेम्परेरी इस वजह से कहेंगे उसमें जो हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं वो टेम्परेरी है। होगा तो फिजिकल टेबल, पूरा डेटाबेस का एक टेबल होगा, लेकिन उसमें जो वैल्यूज हम रख रहे हैं, जो डेटा रख रहे हैं, वो हम टेम्परेरी तौर पर रख रहे हैं। एनालिसिस के लिए काम करनी है तो रिमूव कर दे, फ्लश कर दे। लेकिन सर एक फिर सवाल ये है कि जो गूगल एडसेंस हमारे पास ओपन होती है वो भी कॉन्टेक्चुअल बेस के ऊपर होती है, रियल बेस पे। हम जिस वेबसाइट को देख रहे होते हैं आमतौर पर नेक्स्ट वेबसाइट ऐसी खोल रहे हैं जिसमें एडसेंस चल रहे हैं, तो वो जो वेबसाइट्स पहले ओपन की होती हैं उसकी मुताबिक जो है वो एडसेंस ओपन हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ट्रैकिंग हो रही है इसकी, हमारी इन्फॉर्मेशन इंटरसेप्ट हुई है कहीं से, तभी तो गूगल एडसेंस ने ये सेंस किया कि ये ऑलरेडी कौन सी ऐसी वेबसाइट्स देख रहा था जिसकी बेस पर मैं इसके पास ऐड डिस्प्ले करूँ। अच्छा, मैं बाबू को इस बात का क्या जवाब दूं? मैं गूगल एडसेंस का डेवलपर तो हूँ नहीं कि मैंने उनकी स्ट्रेटेजी पढ़ी हो कि वो किस बिहाफ पे, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, वो लोग जो है वो बहुत कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। गूगल इतना होशियार है कि आपको अंदाजा नहीं है। इसका मतलब नहीं कि वो इंटरसेप्ट करता है कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन? नहीं, इंटरसेप्ट आप उसको इन्फॉर्मेशन अपनी खुद देते हैं, वो इंटरसेप्ट नहीं करता। वो मैं किस तरह से, वो एक बहुत लंबी कहानी है। फिर सही, गूगल के पास आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप किस वक्त कहाँ हैं। आप यहाँ बैठे, ये भी गूगल को पता होगा। अगर आप स्मार्टफोन या इंटरनेट यूजर हैं परमानेंट, तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन भी होगी कि आप इस वक्त कहाँ हैं। अगर आप उसके गूगल कैलेंडर के गूगल अलर्ट्स लेते हैं तो आपकी वो एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं। गूगल अलर्ट्स होता है, अगर आप गूगल कैलेंडर पे अपना मोबाइल नंबर आके अलर्ट्स ऑन करें तो मोबाइल से कंपनीज आपको आपकी लोकेशन बता देती हैं। लेकिन सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये और बैकएंड पे सब कनेक्टेड है आपस में। इंटरसेप्ट कर रहा है। हाँ कर रहे हैं जी। नहीं, पाँच खाएगी जी। एक मिनट खामोश हो जी। नई वेबसाइट अगर आप जाते हैं तो फॉर्म पूरा नहीं कर रहे, बल्कि आप वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे आप याहू से कर लें या फिर जो आप गूगल से कर लें, तो वो बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन को आप शेयर करवा रहे होते हैं कुछ नई वेबसाइट इस तरह से। ये याहू गूगल वगैरह ने अपनी एपीआई दी हुई है कि आप उनकी लॉगिन आईडीज को वहाँ यूज कर लें। ये हॉटमेल, याहू, ये जो गूगल है, इन्होंने अपनी इस यूजर की जो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पब्लिक किया हुआ है, उसको आप एपीआई के थ्रू जो है वो कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप कोई और वेबसाइट पे वो कहते हैं कि भाई आप याहू का अपना लॉगिन यूज कर लें, अक्सर याहू या जीमेल या हॉटमेल का लॉगिन यूज कर लें,
ठीक है, या फेसबुक लॉगिन यूज कर लें, XYZ इस तरह की। तो इन्होंने अपनी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको पब्लिक API के थ्रू पब्लिक किया हुआ है। बाज पेड भी देते हैं API के थ्रू। आप वही इन्फॉर्मेशन आप उस जो लॉगिन करने वाला जब आपके पास यूजर नेम पासवर्ड दे रहा है तो आप API के थ्रू उनके कॉल देते हैं कि भाई ये यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है, वो रिटर्न ट्रू करते तो आप उसको लॉगिन करवा के अपने जिस पेज पे भी ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। वो वाली वेबसाइट ये बढ़िया जो हमारी इन्फॉर्मेशन हाँ, वो ज़ाहिर है जब वो आते तो फिर वो इन्फॉर्मेशन भी उठा लेते हैं, पब्लिक किया उन्होंने, इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर आप लॉगिन भी खुद कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन उठाते हैं ना, आप नहीं करें, आप नया किसी और तरीके से कर लें। जब आप लॉगिन करते हैं तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या वो दे देता है ये लोग। लेकिन इसमें डीलिंग होती है, मतलब जब आप कभी भी ऐसा काम करते हैं बकायदा पेड होता है गालिबन। जीमेल का तो पब्लिक है, मतलब फ्री है, या वो हॉटमेल का बोले पेड होगा गालिबन। जी कोई क्वेश्चन? बस एक और मेथड है हमारे पास सेशन। सेशन नेम जो है ये आपको जितना सेशन आईडी था, सेशन आईडी रिटर्न करा था, और सेशन अंडरस्कोर नेम जो है इस सेशन का आपको फिलहाल जो नाम रिटर्न करा हुआ है PHP सेशन आईडी SESSID। तो लास्ट में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये जो आपकी सेशन आईडी जो है वो कुकीज में स्टोर होती है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट सेशन ऑन करें तो हमेशा जो कुकीज में जो वैल्यू रखी हुई होती है वो इस PHP सेशन आईडी के नाम से ही रखी जाती है। तो ये बहुत कॉमन हो जाता है और हैकर्स के लिए आसान हो जाता है आपकी सेशन आईडी को ट्रैक करना, हैक करना। तो इसके लिए अमूमन जो एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी है कि हम सेशन का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो INI सेट एक मेथड है, इसमें आप 2 पैरामीटर्स देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का नाम जिसको आप चेंज करने जा रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की या सेशन के उस वैल्यू की जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं उसका नाम, यानी जो उसका नेम है, और उसके बाद उसकी वैल्यू नेक्स्ट जो होती है उसकी वैल्यू। तो अगर आपको सेशन के नाम को चेंज करना है तो इसके लिए लिखा जाता है सेशन नेम है। 1 मिनट में पर लिखा हुआ सेशन नेम खत्म कर लेते हैं। हाँ, सेशन डॉट नेम, और उसके बाद मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज SSVT। ठीक है जी। तो हमने अब जो है वो सेशन का जो नाम है वो चेंज कर दिया। पहले हमारे पास जो इस लाइन पे जो रिजल्ट आ रहा है वो सेशन नेम जो जिसका डिफॉल्ट नेम है, उसके बाद मैंने ये INI सेट को यूज करते हुए सेशन डॉट नेम इसका नाम जो है वो चेंज कर ये रख दिया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जब मैं इसको दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास अब जो सेशन आ रहा है, सेशन का जो नाम आ रहा है वो जो इसका नया नाम रखा है वो आ रहा है SSVT_session ID, ठीक है जी। तो ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारी, इसको भी हम
रखते हैं अपने पास। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जब जहाँ आप सेशन ब्राउज़र सेशन इस्तेमाल, अब मैं इसको कह रहा हूँ ब्राउज़र सेशन, एक अभी हमने देखा डीवी सेशन, ये जो है ये ब्राउज़र सेशन कहलाएगा, जिसमें आपकी तमाम वैल्यूज है वो ब्राउज़र पे मेंटेन हो रही है, सिर्फ नाम, और बाकी तमाम वैल्यूज हैं वो सर्वर पे मेंटेन हो रही है जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। जी सेशन डॉट नेम आपने लिखा है इसके अंदर इसमें हम डॉलर क्या कीवर्ड बोला क्या लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक लिस्ट गिवन है कि आप किस किस कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो इस INI सेट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। एक लिस्ट है, वो गूगल पे आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर ये इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज है इसका। ठीक है, तो ये इसको स्ट्रिंग में ही दिया जाता है। नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन ही बोलेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन के किस एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सेशन डॉट नेम, जी आगे उसकी वैल्यू। जी इनक्रिप्ट आप करेंगे MD5 से, ब्रूट फोर्स के थ्रू। लेकिन नॉर्मली कोई इतने आराम से आपकी ये आईडी भी नहीं उठा सकता। क्या कुछ चीजें हमें मैं जानबूझ के रोक रहा हूँ, जो हम इंशाल्लाह जब हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें देखेंगे। अभी तो हमने बहुत सारी चीजें हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी ही नहीं है। मतलब ये जो हम जितने भी आज तक स्क्रिप्ट लिखे हैं, ये तो बहुत आराम से कोई भी वायलेट करके बाईपास करके निकल सकता है। बहुत सारी चीजें अभी हमने नहीं देखी जो प्योरली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर और कोई सवाल? हाँ, एक और चीज है, हम चलिए कुकीज देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। कुकीज है वो बहुत आसान सा और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। कुकीज है वो उसका यूजेज जो है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आप टेम्परेरी तौर पे क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास सेव रखना चाहते हैं ब्राउजर के ऊपर, क्लाइंट साइड पे ही, आप उसके लिए आपको कुछ थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग करनी है, या फॉर एग्जांपल आपके पास लॉगिन पेज है, वहाँ आप रिमेंबर मी का चेक देते हैं, तो जो कस्टमर जब रिमेंबर मी पे चेक लगाता है तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा चेक लगा के लॉगिन कर लेता है, नेक्स्ट टाइम जब आप उसकी साइट के ऊपर लैंड करते हैं तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दिखा सकते कि आपने प्रीवियसली इससे लॉगिन किया था, आपको यूजर नेम पासवर्ड जब उस फील्ड में सेव होता है तो वो कुकीज में से उठा के ही आपके वहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, या जो मैं भी आपको प्रीवियसली बता रहा था कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम स्टेप 1 2 के ऊपर लाने के बाद जब क्रॉस करके जब वो चला गया तो दोबारा हम कहते हैं कि भाई आप दोबारा इस URL के ऊपर क्लिक करें तो आप दोबारा लैंड कर देंगे अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो ये स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन की भाई वो लास्ट टाइम किस स्टेप तक आ चुका था, स्टेप 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, इस इन्फॉर्मेशन को भी हम कुकीज में स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन, सिर्फ स्टेप के किस स्टेप पे था, और उसकी सेशन आईडी को भी हम, एक तो ऑलरेडी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट की वजह से होती कुकी के अंदर है, लेकिन आप खुद से भी उसकी उस सेशन आईडी को किसी और नाम से सेशन के अंदर कुकीज में स्टोर कर देते हैं। उसके कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, वो आपके सिनेरियो के ऊपर है। मतलब वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा इन्फोर्समेंट नहीं है कि भाई करना ही ये है। एक आपकी लॉजिक है, एक तरीकाकार है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। अच्छा जी, सेट कुकी, क्योंकि आपके पास कुकीज हैं या जो वैल्यू आप जो स्टोर कर रहे हैं वो ब्राउजर के एक टेम्परेरी एक एरिया होता है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसकी लिमिट भी होती है, वो बहुत ज़्यादा
उसकी स्पेस होती नहीं है। उसके लिए आपके पास जो मेथड है PHP के अंदर वो सेट कुकी है। इसमें तीन पैरामीटर्स दिए जाते हैं नॉर्मली। एक उसका वेरिएबल का नाम, उसके बाद उसकी वैल्यू, और तीसरी चीज जो दी जाती है इसके अंदर वो टाइम दिया जाता है। ठीक है, तीन चीजें इसके अंदर हमारे पास सेट कुकी के मेथड के अंदर अवेलेबल है। एक तो सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम, जो आप सेशन में जो वैल्यू रख रहे हैं उसका नाम क्या होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू, और थर्ड चीज जो है वो टाइम है, यानी ये कुकी कितने देर बाद, कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाए, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है जी। तो हम एक काम, अच्छा यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, सिंपल सा इसको चला के देख लेते हैं, उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। मैं रखता हूँ सिंपली, मैंने ये इसका नाम रखा और उसके बाद अच्छा, अगेन कुकीज को जब आप एक्सेस करेंगे, यानी आप कुकीज को आपको एक्सेस करना है, कुकीज को एक्सेस करने के लिए जो आपके पास वेरिएबल मौजूद है, दो वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं कुकीज को एक्सेस करने के लिए। लेकिन बेहतर ये कि आप $_cookie का जो वेरिएबल है, जो प्री डिफाइंड इसका अगेन PHP के अंदर मौजूद है, जो सिर्फ कुकीज को रीड करता है, कुकीज को एक्सेस करता है, इसको आप इस्तेमाल करें, ये आपको कुकीज की इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज नजर आ रही होंगी, एक तो अगेन वही सेशन आईडी है आपके पास, और दूसरी जो वैल्यू मैंने अभी यहाँ पर सेट की है कुकीज के अंदर, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। एमएसएन मैसेंजर पर अनग्रेड जी करते हैं तो डायरेक्ट हमारे ईमेल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन सर कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो नहीं पहुंचाता है, हालांकि रिमेंबर नहीं का चेक भी लगा हुआ है, इसके बावजूद वो वही देता है कि आप अपने ईमेल एड्रेस से बात कर सकते हैं। ये सब पेज की वजह से है या कुछ और सेटिंग? जो आप बता रहे तो ब्राउजर का मसला है, ब्राउजर आपने अपग्रेड किया होगा फायरफॉक्स का। फायरफॉक्स तो दे रहा है और इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं दे रहा। ठीक है जी, ये आपके पास जो है बहुत सिंपल सा सेट कुकी का जो मेथड है। तो यहाँ पर एक चीज़ का सिर्फ हमें ये ख्याल ये रखना होता है कि आप जब अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज मैं अगर यूजर नेम और पासवर्ड कुकीज में स्टोर कर रहा हूँ, आप एक से ज़्यादा वैल्यूज भी रख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक वैल्यू रखी है, आप चाहें यहाँ पर 20-25 जितनी मर्जी वैल्यूज रखना चाहें वो आप वैल्यूज रख सकते हैं। एक और वैल्यू रखना चाहें आप यहाँ पर एक और वैल्यू रख लें। हाँ, थोड़ी सी लिमिट होती है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ 3-4 वैल्यू रखें तो आपको बोले बस 20-25-50 तो रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी स्टोर हो गई। फाइल बनाता है मतलब सवाल समझा नहीं। जी
गेट के साथ और फाइल URL के साथ, फाइल के साथ कुछ मिला के बड़ा सा नाम रखता है। अभी यहाँ पर जो टाइम फाइल में हमने जो दिया था वो हर वैल्यू के साथ होगा, तो क्या फाइल जब होती है तो फाइल को डिलीट करता है या वैल्यूज को डिलीट करता है। नहीं, एक ही बनाएंगे, लिंक, हाँ आगे एक और जोड़, एक ही वेरिएबल के साथ एक्सेस हो रहा है, अपेंड होता है, नई नहीं बनती जी। एक्सपायर टाइम नहीं दिया आपने, तो डिफॉल्ट टाइम क्या होता है? अब ये तो फिर अनलिमिटेड है। हाँ, लेकिन वो अब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सेट हुआ होगा, मैं ख्याल 24 घंटे 25 घंटे कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं खुद से सेट नहीं कर रहा तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइंड है डिफ़ॉल्ट टाइम कुकीज़ का एक्सपायर होने का, वो स्टोर होगा। ठीक है, हाँ उसको भी चेंज आप INI सेट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें जो पासवर्ड और आईडी मैं उस पे आ रहा हूँ, पासवर्ड पे आ रहा हूँ। पासवर्ड इस तरह से नहीं रखेंगे जी। लास्ट सेकंड्स जी, जो टाइम दिया जाएगा वो सेकंड्स में दिया जाएगा। अमूमन लोग जो लिखते हैं, मैं आपको बताया तो लिखते हैं टाइम, या आपको करंट टाइम रिटर्न करता है, इसके बाद मल्टीप्लाई करता है। लेट्स सपोज मुझे 1 घंटे के लिए रखना है तो मल्टीप्लाई हुआ है this। ठीक है, ये अब 1 घंटे तक ये आपकी जो कुकी स्टोर होगी वो 1 घंटे के लिए होगी, करंट टाइम में मल्टीप्लाई कर रहा। हाँ, हम जो कह रहे हैं मतलब ये वैल्यूज तो मैं बता रहा हूँ कि ये वैल्यू रखनी है, ये भी हम ही बता रहे हैं उसको, खुद से नहीं रख रहा हूँ। कुकीज़ मैंने अभी आपको शुरू में कहा था, कुकीज़ कहाँ होती है और ब्राउज़र कहाँ होगा? क्लाइंट एंड पे, सर्वर एंड पे। तो हर क्लाइंट के अपनी कुकीज़ मेंटेन हो रही होंगी और उसका अपना ब्राउज़र है, उसके अपने पीसी के ऊपर अपनी कुकीज़ मेंटेन हो रही हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 डिफरेंट पीसीज हैं और 100 डिफरेंट कुकीज़ हैं जो कि मेंटेन हो रही है उसके अपनी मशीन पे। सर्वर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सर्वर के लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि वो इस कुकीज़ के थ्रू आपकी उस कुकी को जाके रीड कर लेता है जो उसने खुद सेट की है। ऐसा नहीं है कि वो हर एक की पढ़ लेगा। कुकीज़ जो है वो इनएक्टिव होती है सिस्टम में किस टाइम? यानी ब्राउज़र बंद है तो हाँ, ब्राउज़र ओपन होने पर फिर टाइम सेपरेट होगा। ये प्रीवियस टाइम की कैलकुलेशन कैसे रखेगा कि प्रीवियस टाइम क्या था? टाइम स्टैम्प लगाता है आपके पास? जी मैं ये बताया ना, ये टाइम, इसके लिए जो ये टाइम आप रख रहे हैं उसके 1 घंटे के लिए, ये इसने अपने आपने इसकी जो मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी टाइम की, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट टाइम था इसने उसके हिसाब से इन वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। जब मैंने टाइम डिफाइन कर दिया तो उस वक्त के हिसाब से 1 घंटे बाद ये डिलीट कर देगा। अब आप पीसी शट डाउन कर दें, नेक्स्ट टाइम जैसे ऑन होगा तो टाइम, तो क्योंकि आप टाइम स्टैम्प दे चुके थे, वो इन्फॉर्मेशन उसी वक्त उसने अपने पास एक फाइल में रीड कर लिया, नोट कर लिया। जैसे आपने दोबारा ब्राउज़र या पीसी ऑन किया, उसने देखा कि भाई ये मुझे डिलीट करना था, वो डिलीट कर देगा। ये ब्राउज़र अपने पास मेंटेन करता है, फायरफॉक्स आई सब में ये फंक्शनलिटी है, अपने हमें नहीं करना पड़ता। मैट्रिक की बात है सर, लोग सर लिंक दे देते हैं, इस लिंक पे क्लिक करें और है कोई ऐसा था? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये 2-3 तरीके, बल्कि काफ़ी सारे तरीके। ऐसा भी होता था कि भी आपने ईमेल खोली और आपका पासवर्ड हैक हो गया, ऐसा भी होता था ना। वो क्या तरीके थे उसको हम सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं बात। अटेंडेंस किसी की अगर रह गई हो तो एक्टिव लॉगिन जब डिलीट करते हैं तो उसमें कुकीज़ किसका आइडिया आता है? तो कुकीज़ का अलग से ऑप्शन जो आता है, तो कुकीज़ डिलीट करने का बोलते हैं, पूछता है तो हम करता ना। जैसे जब फायरफॉक्स में क्लियर हिस्ट्री में जाते हैं एक्टिव लॉगिन कैश और उसमें कुकीज़ भी आते हैं। हाँ, तो फिर एक्टिव लॉगिन जब हम क्लियर करते हैं तो उसमें कुकीज़ तो डिलीट करते हैं, तो इंस्टेंट कुकीज़ में फिर क्या होता है? बाकी इन्फॉर्मेशन होती होगी, कुछ और होता होगा जो उसने रखा होगा साइट से रिलेटेड। वो इतना कोई इतना इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, एक और मसला है, वो ये कि जिस तरह मैं अभी तक यहाँ पर जो है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर मैंने अभी वैल्यूज रखी है। लेट्स सपोज अगर आपको पासवर्ड भी स्टोर करना है
ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं पासवर्ड को जो है वो MD5 या SHA-1 या 2 या 3 या कोई और एल्गोरिथम या हैशिंग एल्गोरिथम यूज करते हुए अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं पासवर्ड की इंफॉर्मेशन भी कुकीज में ही रखना चाहता हूं और लोग रखते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हैशिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करूँ, लेट्स से MD5 या कोई और, तो ये वन वे फंक्शंस कहलाते हैं। MD5 जो है वो वन वे फंक्शन है, यानी कि मैं MD5 एक हैशिंग एल्गोरिथम है। खैर ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ, यूँ कहते एक नई फाइल ले लेते हैं। अब इसको मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये इसने जो इसका एक हैश जनरेट किया है 1 2 3 4 5 6 का 5 का। अच्छा, ये जितनी दफा 1 2 3 4 5 आएगा, ये हर दफा जो इसका जो हैश जनरेट हो रहा है वही सेम ही है, ऐसा नहीं कि हर दफा इसको चेंज कर देगा। एक बात, दूसरी बात ये कि MD5 जो है वो वन वे है, आप इसको वापस डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। यानी वंस आपने इसको इनक्रिप्ट कर दिया 1 2 3 4 5 का, और उसने जो जनरेट किया, ये इतना बड़ा स्ट्रिंग जो जनरेट किया, ये एक दफा तो जनरेट हो गया, लेकिन अब इसका रिवर्स नहीं है। यानी आप इस स्ट्रिंग से, यानी ये जो आपके सामने, इसको आप रिवर्स करके 1 2 3 4 5 नहीं ला सकते। अच्छा, लेकिन ये बात है कि 1 2 3 4 5 का जो हमेशा हैश जनरेट होगा वो यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। यानी हर दफा जो 1 2 3 4 5 का जो ये जो इनक्रिप्टेड कोड जनरेट हो रहा है वो ये सेम होगा। इस वजह से कहा जाता है कि MD5 जो है वो ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू जो है वो हम तोड़ सकते हैं, डिक्रिप्ट फिर भी नहीं कर सकते। ब्रूट फोर्स क्या होता है, कोई हल्का फुल्का एक वो इसका वो बता दे, ब्रूट फोर्स कोई बता दे क्या होता है? अगर जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम वो कोई साहब बाबा से बुलंद। ब्रूट फोर्स अटैक, बूट नहीं, जूता नहीं। किसी को नहीं मालूम। मतलब इन शॉर्ट यूं कह लें, तुक्के मारते हैं। यानी आप एक लूप, हाँ, लूप के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू, कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज मिला के और उसका कम्बिनेशन पे कम्बिनेशन बना के, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि भाई 5 डिजिट का पासवर्ड है इसका, तो आप 5 डिजिट के अंदर आप 26 लेटर्स, ये ABCDEFGH ये तमाम, और इसी तरह 1 2 3 4 5 ये सो ऑन 0 तक और सो ऑन Z तक, यानी ये और इसका कॉम्बिनेशन मिला के आप स्ट्रिंग्स बनाते जाते हैं और उसको MD5 करके उस पर हिट मारते जाते हैं। ये कहलाता है ब्रूट फोर्स अटैक। यानी आप कॉम्बिनेशन, स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन बनाते जाते हैं। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कोई लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके, बल्कि इससे भी ज्यादा। उसमें से कोई एक तो लगेगा, ये कहलाता है ब्रूट फोर्स अटैक। MD5 को इसी तरह नहीं, पासवर्ड को वगैरह करके वेबसाइट है सर, बकायदा टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, उसमें MD5 का कोड डालते हैं तो बकायदा रिटर्न कर देते हैं। हाँ, वो ब्रूट उन्होंने क्या किया कि एक दफा सारे जनरेट कर लिए हुए, ये जितने वो जो उसके हैशिंग है ना, उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रिंग्स जनरेट करके अपने पास एक DB मेंटेन कर लिया। आप जैसे MD5 देते, रन टाइम पे कैलकुलेशन नहीं करता वो, करने लगेगा तो फिर तो इसके लिए तो सुपर कंप्यूटर चाहिए आपको, कितनी जल्दी आपको विद इन अ सेकंड रिटर्न दे दे। तो वो उसने अपने पास DB मेंटेन किया है, उसमें से आपको वो रिटर्न कर देता है। ये वेबसाइट के ऊपर प्लेटफॉर्म पे गया तो वहाँ से उन्होंने जवाब दिया
इसके बस इनकी देना उनका जो है ब्रूट फोर्स या स्ट्रिंग जो भी है। अच्छा, अब अगर हम उससे कंटेक्ट करें जे अगर उन जो है ना उस वेबसाइट से अगर हम कंटेक्ट करें तो यही के उसका नंबर देंगे पूरा, देन इसका वो जो है हमें एक्सेस करने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो कम्बिनेशन है ना भाई वर्ड्स का, तो वो कम्बिनेशन कुछ भी बनाएगा। हमारा ब्रूट फोर्स से लोग तोड़ लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं, हर कोई नहीं ब्रूट फोर्स अटैक मार सकता। एन्क्रिप्शन स्कीम चली रहेगी, बट 3 4 5 7 भी 5 से एन्क्रिप्ट करने की होता है, उसका हैश भी जनरेट होगा वही है। एक ही होगा, सही। बस डिक्रिप्ट करने में नहीं होता, उसमें हो जाएगा। डिक्रिप्ट नहीं होता। अच्छा, ये बात क्लियर है भाई? ये एल्गोरिथम के जरिए अगर जरा कोशिश करें इसको समझने की, क्या ये मदद देता है? नहीं, एल्गोरिथम आप इसका देख लें, पब्लिक है MD5 का जो एल्गोरिथम है, लेकिन MD5 के एल्गोरिथम को खुद नहीं पता होता कि वो क्या जनरेट करेगा। रैंडम बीच में उसमें यूज होती हैं चीजें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इस वाली बात को हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको इसका तरीका बता दूं थोड़ा सा कि हम यहाँ पर अगर हम पासवर्ड, क्योंकि ये सिनेरियो है और मेरे पास फिर ईमेल्स इतनी सारी आती है ना कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ यही जवाब दे दूँ, और वो क्यू में लगती जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे। रिप्लाई में सबको ही दे देता हूँ, लेकिन अब इतनी बड़ी क्यू आ गई, तो माशाल्लाह आप लोग इतने सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे अपनी मसरूफियात भी हैं, तो वो इतने सारे लोगों को बल्क ईमेल्स करना रोजाना की कोई 25-30 ईमेल्स तो आती है मेरे पास। अब मैं सबको एंटरटेन करूँ, लेकिन करता तो हूँ खैर, लेकिन ये कि डिले लगता है, टाइम लगता है। लेकिन ये कि मैं अभी तक कोई ऐसा तो नहीं कि भाई जिसको मैंने अभी तक उसने ईमेल किया उन्हें रिप्लाई ना दिया। आपको नहीं दिया? है? ठीक, काफी टाइम हो गया। तो वो दोबारा कर दिया, फिर मेरे पे मैंने डिलीट कर दी होगी या डिलीट हो गई होगी। हाँ, हो सकता है। अच्छा जी, हमारे पास एक मेथड है बहुत आसान सा, बेस 64 एनकोड। ये क्या करता है, आपके पास एनकोड कर देता है, लेकिन ये जो है ये वापस डिकोड भी हो जाता है जी। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक टेक्निक है कि हम करते यही, सर इसको गौर से समझ लीजिए। एक चीज़ कहलाती है, उन्होंने आपसे कभी कोई टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकता है कि सॉल्ट वैल्यू क्या होती है। एक हम वैल्यू कहते हैं सॉल्ट वैल्यू, सॉल्ट नमक जी, नमक वाली वैल्यू। ठीक है, अमूमन प्रोजेक्ट्स के अंदर या कोई इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर आपके पास हमेशा एक सॉल्ट वैल्यू रखी जाती है, और वो एक कोई भी एक स्ट्रिंग होता है जो एक यूं समझ लें आपका एक पिन कोड होता है, सिक्योरिटी कोड है आपका। लेट्स सपोज मैं अपना सिक्योरिटी कोड रखता हूँ 4 डिजिट्स का फॉर एग्जाम्पल ये, और ये मेरी सॉल्ट वैल्यू कहलाएगी। अब होगा क्या कि जब मैं, क्योंकि बेस 64 से वैल्यू जो है वो मेरे पास इनकोड भी हो जाती है और डिकोड भी होती है। हम वापस ये हैशिंग की फाइल पे चलते हैं, और अगर मैं यही बेस 64 इनकोड करने के बाद ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज को दूं, पहले मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद बेस 64 डिकोड,
ठीक है जी। 1 2 3 4 5 को जब हमने इनकोड कर दिया बेस 64 इनकोड का मेथड के थ्रू, तो हमारे पास 1 2 3 4 का जो इनक्रिप्टेड कोड जनरेट हुआ वो ये हुआ। लेकिन इसी इनकोडिंग टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं वापस प्लेन टेक्स्ट पे भी आ सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ये इजीली जो है ये रिवर्स हो सकता है। तो अगर मैं इनक्रिप्ट करने के बाद अपने पासवर्ड को, ये बेस 64 इनकोड करने के बाद अपने पासवर्ड को कुकीज में स्टोर कर दूं, लेट सपोज मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 और मैं कुकी के अंदर इसको भी स्टोर करता हूँ, सेट कुकी करता हूँ और अपने पासवर्ड को इस तरह से बेस 64 इनकोड करके कुकीज में स्टोर कर देता हूँ। और जब वापस मैं इसको रिट्रीव करके यहाँ स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो वापस डिकोड करके उस टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देता हूँ वैल्यू एज अ वैल्यू। सन्नाटा, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा कि मैं यूजर नेम तक तो सही था कि अभी सॉल्ट वैल्यू को भूल जाए, ये यहाँ नहीं है, अभी मैंने इसको यूज भी नहीं किया। वैसे यूजर नेम सेट किया था, कुकीज में वैल्यू सेट की थी जो हो गई थी, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे पासवर्ड को भी अपने पास कुकीज में स्टोर करना है। प्लेन टेक्स्ट में मैं रखना नहीं चाहता क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेड है, कोई भी बहुत इजीली आपकी कुकीज को रीड कर सकता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आप बहुत इजीली किसी की भी कुकीज को रीड कर सकते हैं। अगर उसने चेक्स नहीं लगाए तो आप उसको बाईपास करके बहुत आराम से उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट में ना हो, तो दूसरा मैंने हल जो यहाँ पर आया कि मैं इसको बेस 64 इनकोड कर लूँ, ठीक है। तो मैंने जब इस प्लेन टेक्स्ट को 1 2 3 4 5 को जब मैं बेस 64 इनकोड करके कुकीज में सेट कर सकता हूँ, अब ये जब मुझे वैल्यू देगा तो ये 1 2 3 4 के बजाय ये वाली वैल्यू होगी और ये आपके पास कुकीज में स्टोर हो जाएगी। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पर एक थ्रेड ये है कि भाई मैं बेस 64 इनकोड कर कर कुकीज में रख तो दूं, लेकिन ये तो बहुत इजीली डिकोड हो जाता है। अब क्या किया जाए? MD5 में कर नहीं सकता क्योंकि ये रिवर्स नहीं होता। अब यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट वैल्यू को। होता ये है, नहीं, हाँ, ये भी सेम स्ट्रिंग बनाता है। अच्छा, अब आप इस सॉल्ट वैल्यू को करेंगे क्या कि जब आप अपने बेस 64 करने जाएंगे तो ये सॉल्ट वैल्यू क्योंकि आपको पता है आपने रखी है, चाहे तो आप ये इसको 4 कैरेक्टर्स पे रखें या 5 कैरेक्टर्स पे रखें, आप इसके साथ कॉन्कैट करवा दीजिए। अब जो ये जनरेट करेगा वो क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे नहीं, मैं इसको वहां ले जाता हूँ। आप पता तो मुझे भी नहीं क्या करेंगे। क्या रखें मैंने? अब जो 1 2 3 4 5 की जो वैल्यू सॉल्ट वैल्यू के साथ जो जनरेट हुई वो है ये। अब ये आप इजीली
अपने पास कुकीज में सेव कर सकते हैं। अच्छा, डिकोड ये भी हो जाएगा जब मैं इसको वापस डिकोड करूंगा। तो चेक लगाना पड़ेगा अलग करने के लिए। हाँ। फॉल्ट वैल्यू ऐसा करनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, एक्सप्लोर से हो जाएगा। हाँ एक्सप्लोर से हो जाएगा। अच्छा लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये जो वैल्यू जनरेट हुई है, ऑल्दो के ये डिकोड हो जाएगी, लेकिन जब ये डिकोड होगी तो जो डिकोड होने के बाद आपको मिलेगा रिजल्ट 4D स्टैटिक और उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से आप 1 2 3 4 5 अलग कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि मेरा स्ट्रिंग ये है, इसको आप रिमूव कर दें। str आपको पता है जो भी फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास वो ये है, इसमें आपने अपना एक नंबर रखा हुआ। आप चाहें तो दो, वैसे अमूमन 2 रखे जाते हैं सॉल्ट वैल्यूज, एक शुरू में और एक आखिर में, मजीद इसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास जो फाइनल वापस डिकोड करने के बाद जो स्ट्रिंग होगा वो होगा ये होगा, यही होगा ना भाई, या कुछ और होगा। अब इसमें से आप इस को भी रिमूव करना चाहते हैं और इसको भी रिमूव करना चाहते हैं। सॉल्ट वैल्यू आपने रखी थी, लिहाजा आप ही को मालूम है कि मुझे किस वैल्यू को रिमूव करना है और किसको नहीं करना। अच्छा, ये बहुत रैंडम सा रखा जाता है, ये तो मैंने 4 डिजिट का, या आप थोड़ा बड़ा रखते हैं सॉल्ट वैल्यू जो है, और वो पासवर्ड के साथ रखी जाती है। तो उसके बाद आप इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, एस्टेरिक स्ट्रिंग रिप्लेस, किसमें भी रख लें, कुछ भी रख लें। यूजुअली प्रैक्टिस में क्या है? यूजुअली प्रैक्टिस में क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस आंखें बंद करके आप ये होता है आपको फाइल में सेव करना, याद तो रट्टा तो लगाना नहीं, इसका जरूरत क्या है। हाँ जी, 4 मतलब सर पासवर्ड को देख लिया और उसने शुरू किया और लास्ट के स्ट्रिंग के वो सेम होंगे सर, वो समझ जाएगा। सर इसमें रैंडम सर वेरिएबल एक आता है, तो फिर रैंडम को फिर आपको किस तरह पता चलेगा क्या रिमूव करना है? रैंडम रख तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर किस तरह पता चलेगा कि क्या आया था? यहाँ पर 2 तरीके कार भी होता है। एक तो ये कि आपने जो ये वैल्यू जो आपके पास जो फाइनल ये आ रही है, अमूमन लोग ये करते हैं मजीद इसको सिक्योर करने वाला आपका सिनेरियो लेते हैं, इसको एक मरतबा फिर किसी और एल्गोरिथम से जो वापस आ सकता है उसके थ्रू इनकोड कर देते हैं। जरूरी नहीं ये इनकोडिंग यूज की जाए, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो वापस आ जाते हैं, AES है, DES है, उसके थ्रू। अगर आपको इतना थ्रेड रखना तो आप कुकीज में ना रखें, लेकिन नॉर्मली ये इतना आराम से ब्रेक होता नहीं है, मतलब लोग करते नहीं क्योंकि सॉल्ट वैल्यू आपकी बड़ी होती है। सर अगर फॉल्ट वैल्यू के अंदर सेशन आईडी कुछ वैल्यूज को डलवा दें 1 और 2 के अंदर, सेशन आईडी की वैल्यूज को एक्सप्लोर करवा के जब शुरू और एक्सेल डाल के तो वो के लेकिन सेशन आईडी आपके पास होती नहीं है, वो तो हर दफा रैंडम होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? जहाँ जहाँ थ्रेड है वहाँ सॉल्ट वैल्यू बैंड करते हैं करते हैं लोग जी। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं मलिक जी। लेकिन वो आपका पासवर्ड भी चाहते हैं ना कि आप भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, जिसमें वो आप स्पेशल कैरेक्टर्स, कैप्स लॉक, 1 2 3 और डिजिट्स, अल्फाबेट सब यूज
पूरी अभी तक तो नहीं है वैसे। पूरी वेबसाइट के सोर्स को नहीं कर सकते? सोर्स पूरी वेबसाइट की जितनी सोर्स है HTML से लेके एंड तक तो नहीं कर सकते सोर्स से? जरूरत क्या? एक नया वेबसाइट में देखा व्यूज बोर्ड तो ऐसी पूरी वेबसाइट ऐसी होती है कि HTML शो नहीं हो रहा था। वो अलग काम है, वो HTML शो नहीं हो रहा, वो अलग चीज है। हैं? एडिटर वगैरह में उसकी वो आप फाइल्स इंक्लूड करा देते हैं, लिंकिंग, जैसे हम HTML CSS की फाइल्स को इंक्लूड कराते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मली जब आप कंट्रोल मतलब उसका व्यू सोर्स करते हैं तो वहां पर आपको नहीं दिखती, लेकिन आप अगर उसको देखिए तो उसमें फाइल इंक्लूड की हुई होती है, HTML में भी फाइल इंक्लूड हो जाती है, आप उनको खोलना उसमें आपको HTML सोर्स मिल जाएगा। नॉर्मली तो हम सिर्फ वो देखते हैं ना, कंट्रोल यू किया कुछ भी नहीं है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, लेकिन वो उसमें लिंकिंग तो की होती है ना, उसमें बिना लिंकिंग के तो वो आ ही नहीं सकता, आपके पास कंटेंट आ ही नहीं सकता। अच्छा जी, मेरे ख्याल यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी किसको? इसको? ठीक है। सीजन में स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अगर वो चेंज करें 10, 12, 15 में तो एक घंटा है वो ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए सर क्या होगा, कोई मेथड लगता है उसका ब्लॉक का। जी उसको समझा नहीं। SQL रिप्लेस, सॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे आप नल से। रिप्लेस में आप क्या करते हैं, मतलब सॉल्ट वैल्यू 1 को रिप्लेस कर दो नल से किसी स्ट्रिंग में जो आपका ये वापस इनकोडेड जो वो है इसमें वो रिप्लेस हो जाए, खत्म हो जाएगी। चलो क्या पूछ रहे थे? यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? हाँ देखिए, उसका एक तरीका ये है कि हम नॉर्मली अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है आपके पास, कोई आके स्पैमिंग करता है, तो आप सेशन जब स्टार्ट करें तो देखिए ये सेशन जो है वो इस बंदे के साथ बाइंड होगा, यानी ये जो लैंड किया आपके पेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर अमूमन जो एक कॉमन प्रैक्टिस है इस तरह के स्पैमर्स को ब्लॉक करने के लिए, वो ये है कि हम रखते हैं सेशन के अंदर ही काउंट। ठीक है जी, अब मैं फर्स्ट टाइम रखता हूँ कि एक दफा है ये तो 1, उसके बाद एक चेक लगता है हमारे पास, ये दूसरा चेक नहीं लगा।
ठीक है जी, आप इसमें एडिशन करते थे, इसके अंदर आप एडिशन कर लें, एक जगह पे इसकी वैल्यू का आप इनिशिएट करते हैं और उसमें प्लस प्लस करते हैं, ये हर दफ़ा जो है सेशन की वैल्यू में 1 ऐड करता जाएगा। जब वो काउंट आपके पास 10 से बड़ा होता है तो आप उसको ब्लॉक कर दें, रोक दें, भगा दें, किसी और जगह रीडायरेक्ट कर दें, या उस आईपी को ब्लॉक कर दें, अपने पास जो है वो आप फायरवॉल में ऐड करा दें, जब तक आप टाइम रखेंगे उसको, जितना टाइम आप रखेंगे वो सब आपके हाथ में होता है। फायरवॉल के अंदर आईपी को हम डाल देते हैं, उस आईपी को ब्लॉक कर दिया जाता है, नॉर्मली हम करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हाँ सिक्योरिटी लगा रहे हैं अपने एडमिन एरिया पे, जैसे अगर मेरी वेबसाइट एक्टिवेट हाँ एडमिन एरिया पे इतना करना हाँ अगर मेरे सिस्टम पे नेट की स्टैटिक आईपी है, तो जैसे शेयर्ड आईपी है, स्टैटिक आईपी है, तो सर मैं आईपी का चेक लगा दूँ कि अगर ये आईपी हो बस कोई हो गया, आईडी पासवर्ड ये चाहिए। अगर तो स्टैटिक आईपी है तो सही है, नॉर्मली होती नहीं है सर वैसे मिलती है सर, स्टैटिक आईपी मिलती है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करेंगे? और अगर कहीं आप वेब का मतलब क्या है, मैं हर जगह से एक्सेस कर सकूं, आपने अपने स्टैटिक तो हर दफ़ा आपको अपने घर पे ही जाना पड़ेगा और जाके एक्सेस करना पड़ेगा। सर बाईपास कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने आईपी का चेक लगा दिया फिर तो बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन सर वो लेकर अपनी आईपी पे मास्किंग कर ले, मेरी आईपी फिर तो वो नेटवर्क लेयर को हैक कर रहा है ना, आपकी एप्लीकेशन का कसूर थोड़ी है उसमें। अच्छा, यहाँ पर वैसे ये बंद हो गया। अच्छा, हमारे पास क्योंकि टाइम कम रह गया, मेरा इरादा ये था कि नहीं डेटाबेस से स्टार्ट कर दें। जेक्यूरी बता दूंगा, फिर बता दूंगा, क्योंकि अब जो है ना वो लोग से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब किसी तरह बस डेटाबेस शुरू हो जाए। सर डेटाबेस कब शुरू होगा? इतनी सारे लोग आप मैं फेस करता हूँ, मुझे अंदाजा है कितने लोग जो हैं वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं डेटाबेस के स्टार्ट होने का। करा देंगे ना, हैं? करा देंगे। हाँ वो तो हाँ जेक्यूरी करवा दूंगा, वो तो मेरी आपसे कमिटमेंट है, वो इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें। अच्छा जी, डेटाबेस स्टार्ट करना था, आज तो नहीं कर रहे हम, खैर इसको ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन हमारे पास ये अभी तकरीबन 15 मिनट है, इसमें हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जो शायद आपको आने वाली ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी फ़ायदा दे और आप शायद मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। ये तमाम हम स्क्रीन्स बंद कर देते हैं, बिल्कुल हमारे पास एक डिफरेंट सिनेरियो है, इसको हाँ लाइटें भी ऑन कर दीजिए। इंफॉर्मेशन है आपके शायद कभी काम आ जाए। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि हम फॉर्म्स के ऊपर, लाइट्स खोल लीजिए, हम फॉर्म्स के ऊपर कैप्चा लगाते हैं। कैप्चा लगा हुआ आपने अक्सर देखा होगा, अजीब सा एक नंबर होता है, डिजिट 7-8, और उसको आप जो है वो जब तक एंटर नहीं करते तब तक आपका वो फर्दर प्रोसीड नहीं होता। कैप्चा लगाने का रीजन क्या है? पहली बात तो फॉर्म तो ह्यूमन ही फिल करता है, कभी कोई अच्छा बॉट्स भी करते हैं। देखिए एक चीज होती है यहाँ पर हमारे पास बॉट्स, ठीक है, जो आपके पास स्पैमिंग करते हैं आपके फॉर्म की फील्ड्स को, अगर वो रीड कर लें और उसके बाद उनको पता चल जाए कि जी ये कितनी वैल्यूज हैं, उसमें क्या क्या देना, और एक बॉट के थ्रू, एक बॉट भी एक स्क्रिप्ट होती है जो आपके फॉर्म को सबमिट करती जाए, और किसी ने एक बॉट बनाया जो आपके फॉर्म को 10,000 टाइम्स है वो सबमिट कर दे डमी वैल्यूज के साथ। एक लूप चला दिया उसने और उसमें आपके फॉर्म की वैल्यूज वो एंटर करता जा रहा है और उसके बाद जो है वो उस फॉर्म को सबमिट कर रहा है। बहुत इजी है, जावास्क्रिप्ट के PHP के कोड के थ्रू आप एक बॉट लिख सकते हैं जो इस तरह के फॉर्म को 10,000 मरतबा सबमिट करते, 10,000 के 1,00,000 मरतबा सबमिट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन की भाई ह्यूमन ही इस फॉर्म को फिल कर रहा है, उस पर्पज के लिए हमारे पास रखा जाता है
कैप्चा, जो कि आपके पास इजीली उसकी ओपन सोर्स स्क्रिप्ट्स बहुत सारी मौजूद हैं जो कैप्चा जनरेट कर देती है। लेकिन कैप्चा भी जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एक बात कि आपका कैप्चा जो है वो बहुत इजीली वापस ब्रेक हो जाता है, और अब तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ओपन सोर्स नेट पे आपको 1000 मिल जाएंगी जो आपके कैप्चा को वापस ब्रेक कर दें। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरी लेट्स सपोज वेबसाइट है, लेट्स सपोज मैं ओनर हूँ पार्क व्हील्स का, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो लोग आके अपनी, या OLX है, लेट्स सपोज OLX जो है वो एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको बेतहाशा जो है वो क्लासिफाइड एड्स मुख्तलिफ कैटेगरीज के मिल जाएंगे। इसी तरह पार्क व्हील्स है, उसके ऊपर आपको जो है वो गाड़ियों की इंफॉर्मेशन, जो उसका जो ओनर है उसकी इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, ये तमाम चीज़ें उस वेबसाइट के ऊपर आप आके अपना एक ऐड पोस्ट करते हैं जो कि फ्री होता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपने जो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, और सब लोगों के लिए फ़ायदा। जो भी इससे इंटरेक्ट या जिसको ज़रूरत है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन ला के सर्च करेगा कहाँ पर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, या फिर गूगल के ऊपर सर्च करेगा कि मुझे कोई गाड़ी लेनी है या कोई भी XYZ कोई भी OLX के ऊपर क्लास है, तो वहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है, XYZ इस तरह की इंफॉर्मेशन आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ से आपको उसके लिंक्स मिल जाते हैं कि जी आप OLX से खरीदे, OLX पे आपको एक क्लासिफाइड ऐड मिल जाता है, या पार्क व्हील्स के ऊपर उस रेलिवेंट गाड़ी मिल जाती है, तो आप वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चैनल है वो मेरे पास मेरी वेबसाइट पे आने का, कि जो आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो उससे फ़ायदा किसको है, जो वेबसाइट का ओनर है, ट्रैफिक से भी, और इन द अल्टीमेटली जो उसको फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे तरीके हैं उसका बिजनेस पीछे मॉडल क्या है। बहरहाल आपकी अगर वेबसाइट पे कोई भी आ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इससे आपको फ़ायदा हो रहा है जिसकी वेबसाइट है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक है ना, मतलब हर बंदा जो है वो OLX के ऊपर क्लासिफाइड के ऐड को देख सकता है, व्यू कर सकता है। इसी तरह और वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन, और मकसद ये ऐसा तो नहीं कि हम छुपा दें इंफॉर्मेशन को कि नहीं दिखानी। एक बंदे ने क्लासिफाइड ऐड पोस्ट किया, आप वो इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे दिखाई नहीं रहे, तो नेक्स्ट टाइम कोई आके आपकी वेबसाइट पे कोई ऐड पोस्ट करेगा, कोई भी नहीं कर भाई, तो दिखाते ही नहीं, ऐड पोस्ट करवा लेते हैं, दिखाते कुछ भी नहीं। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपका एसेट है। मैं अगर ओनर हूँ तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे लिए फायदेमंद है, और ये इससे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन देके जा रहे हैं और जो सारी चीज़ें, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही मेरी वेबसाइट का मेन कंटेंट भी है और मेरी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी का रीज़न भी है, ठीक है। और ये मेरा एक तरह से एसेट है। अगर कोई मेरे एसेट को चुरा ले तो क्या आप चुराने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब तरीका क्या है कि भाई लाखों करोड़ों आपके पास ऐड पोस्ट हुए हैं हर कैटेगरी के अंदर, कोई भी ऐड सर्च करे और आप उसको उससे रेलिवेंट एड्स या प्रोडक्ट मिल जाती है। मैं एक चोर हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जो कि इसकी वेबसाइट को क्रॉल करती है, जैसे हमारे पास गूगल का क्रॉलर होता है, बॉट होता है, इन अदर वर्ड्स बॉट से आप लोग फेमिलियर है, इसको वैसे क्रॉलर भी कहा जाता है। क्रॉलर बोली बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, तो जी तो क्रॉलर मैं बना सकता हूँ जो इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करे और इसके तमाम लिंक्स को रीड करता जाए स्टेप बाय स्टेप, मतलब जितने भी इसके ऐड पोस्ट किए हुए, और उसको मैं किसी भी एक मैंने बॉट बनाया, मैं उसको पार्स करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो उसने वेबसाइट पे दिखाई है उसको अपने पास डेटाबेस में स्टोर कर दूं और अपनी एक वेबसाइट उसके पैरेलल खड़ी कर दूं, वहां से चुराई हुई वेबसाइट इन्फॉर्मेशन अपने पास दिखा दूं। अच्छा, वहां पर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर्स भी अवेलेबल है। मैं ईमेल मार्केटिंग या SMS मार्केटिंग के थ्रू उसको बता सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट भी, अब आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो या अपना ऐड यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, कर सकता हूँ बहुत ईजी। और ईमेल एड्रेस भी मिल गया और फोन नंबर भी मिल रहा, तो आइदर मैं SMS मार्केटिंग कर दूँ या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उसको मैं किसी तरह टारगेट कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ पहले एक काम करूँ कि मैंने उसकी वेबसाइट देखी है, मैंने उसका एक ऐसा एरिया देखा, पार्क व्हील्स का एक ऐसा एरिया देखा कि जो
लैग करता है। अगर उसमें ये चीज भी होती ना तो यूजर को मजीद फैसिलिटेट होती। उसकी जो वेबसाइट है ऑल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसमें एक चीज ये होती ना, मतलब कोई भी एक ऐसा फीचर जो मिसिंग एलिमेंट है उसका, तो आपने अपनी एक और पैरेलल उसकी वेबसाइट बनाई, आप थोड़े से डेढ़ होशियार निकले, आपने उस कमी को पूरा करके, जो उसमें एक चीज जो मिसिंग एलिमेंट था उसको पूरा करके एक और वेबसाइट बनाई। डेटा सारा, क्योंकि आपने आज ही वेबसाइट लॉन्च की तो इन्फॉर्मेशन तो एड्स जो है वो आपके पास होंगे नहीं, तो आपने ये 2-4 वेबसाइट से जो है वो पोस्ट जो क्लासिफाइड एड्स से, सॉरी जो लोगों ने एड्स पोस्ट किए थे उनको आपने चुराया, अपनी वेबसाइट पे लाया, उसके बाद मार्केटिंग की और उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है वो ओवर द नाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो गई और आपने चुराए हुए काम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। करते हैं लोग। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन कोई चुरा ना सके। मैं ऐसा बॉट लिख सकता हूँ जो कि उस पूरी वेबसाइट को क्रॉल करके उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल ले, गेट कर ले। मुझे उस बॉट को रोकना है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन को चुरा के ले जा रहा है। अच्छा, अब बॉट्स जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हर वेबसाइट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के बॉट्स जो है वो एक वक्त में भी और डिफरेंट टाइम में भी लैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल का क्रॉलर है या बॉट है, वो आपके पेजेस को इंडेक्स करने आ रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि जी मैं गूगल को तो नहीं रोकूं, क्योंकि गूगल इंडेक्स करेगा तो ही मेरी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में ऊपर नजर आएगी। अगर आप तमाम बॉट्स को रोक दें तो गूगल भी रुक गया। ठीक है, आप बिंग है, याहू है, इन लोगों के जो बॉट्स हैं या और जो भी सर्च इंजन है जो दुनिया में जो इस वक्त वेल नोन है या जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, गूगल, याहू, बिंग, इनको आप चाहते हैं कि ये तो आए और ये सक्सेसफुली क्रॉल करें, इंडेक्स करें। अच्छा, ये लोग चोर नहीं है, मतलब इनका मकसद चुराना नहीं है डेटा, मकसद इनका आपके पेजेस को अपने पास इंडेक्स करना है ताकि सर्च में वो आपको दिखा सके, आपके जो पेजेस हैं वो सर्च रिजल्ट में टॉप पे आ सके। ठीक है, आपने इनको नहीं रोकना। लेकिन एक जो चोर है जिसने एक स्क्रिप्ट इसी मकसद से, एक क्रॉलर सिर्फ इस मकसद से लिखा है कि आपकी वेबसाइट से जो है वो कंटेंट्स को चुरा कर अपने पास ले जाए, उसको आपने रोकना है। ये कहलाते हैं बैड बॉट्स। बैड बॉट्स, गंदे बच्चे। ठीक है जी, बैड बॉट्स, इसको आपको रोकना है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से इनको रोकेंगे, अदर देन गूगल, याहू एंड सो ऑन? मैं तो चोर हूं, मैं तो पढ़ूंगा नहीं वो, मैं क्यों पढ़ूं, पागल हूं? HT-Access, मैं क्यों पढ़ूंगा वो, ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों पढ़ूंगा जहां पे मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगी हूं? मैं तो डायरेक्ट आऊंगा, साइट पे लैंड करूंगा। रूट डायरेक्टरी पे होता है, उसके अंदर इमेजेस और CSS का और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर्स में लिखा होता है कि डिनाई फॉर ऑल, ऐसे होता है ना, डिनाई फॉर ऑल। तो मैं तो इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई, मैं तो जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस के फोल्डर में जा ही नहीं रहा। क्रॉलर कभी भी उन फोल्डर्स में नहीं जाता, वो तो आपकी साइट के ऊपर लैंड कर रहा है, उसको HTML नजर आ रही है, वो स्टेप बाय स्टेप, पेजेस बाय पेजेस क्रॉल करता जा रहा है और तमाम वेबसाइट के डेटा को वो एक दफा में, आपने जो 5 साल में इतनी मेहनत करके डेटा इकट्ठा किया, वो एक दफा आया, 3 दिन उसकी स्क्रिप्ट चली, उसने पूरा डेटा आपका साइट से उठाया, अपने पास कॉपी किया और 1 हफ्ते में उसकी वेबसाइट जो है वो आपसे अच्छी तैयार। अगर वो कुछ पर्टिकुलर पेजेस को एडिट करते हैं, बाकी होम पेज और कंटेंट के पेज को एडिट नहीं करते, तो हम उसके बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। नहीं तो मैं बॉट आया, वो तो आपके होम पेज पे आया, होम पेज से ट्रैकिंग करता हुआ सब जगह चलेगी। तो ये jamaaz.com है, इसमें क्या किया हुआ है, URL को स्टेरेस किया हुआ है। ठीक है, आप किसी पेजिंग के ऊपर जाते हैं, URL आपका सेम रहता है, इससे तो ये किया हुआ है। phonebook.com.pk है, उसमें क्या किया हुआ है कि आप 4 पेजिंग के पेज नंबर 2 या 3 या 4 तक जाते हैं, वो कैप्चा दे देता है नीचे। जबकि yellowpages.com जो, तो मैंने कहा ना कैप्चा दे रहे, कैप्चा भी मैं तोड़ लूंगा।
अब तो अब कैप्चर तो टूट जाता है। हाँ, मैं तो कैप्चर भी तोड़ लूंगा। और बोल, जितने टाइप्स के भी ले आए सब टूट जाते हैं। वॉइस वाले लेकिन अब वो भी इनक्रिप्ट हो रहे हैं। तो ये बॉट का क्या कोई स्क्रिप्ट है जावा का जिसमें? जी, जावा की PHP में लिखना है बॉट, जरूरी थोड़ी है आप जावा में लिखें। भाई बैड बॉट को रोकने के, अब दुनिया में बैड बॉट्स बनाने वाले इस तरह के चोर बहुत सारे हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी साइट के ऊपर है। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ये सिनेरियो आया, कल आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, आपके मैनेजर ने या आपके बॉस ने आपको बुला के भाई कि लोग जो है वो हमारे डेटा चुरा रहे हैं, इनको रोकना है, आप इनको रोकना है वरना आपकी नौकरी जो है वो खतरे में है। गूगल ने भी एक मैकेनिज्म डेवलप किया। मैं लॉगिन आईडी जनरेट कर लेता हूँ, एक दफा मैं लॉगिन करके फिर बॉट को छोड़ देता हूँ, जाओ। गूगल ने जो मैकेनिज्म किया हुआ है वो ये कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो कैलकुलेट करता है। अगर एक जो वैल्यू चले 100 हिट्स के बाद वो कैप्चा दिखाया था, 1000 हिट के बाद कैप्चा दिखाया था, मैं कैप्चा तोड़ लेता हूँ फिर। नहीं 2 मिनट है, सोचें तो सही। अगर वायरस बनाने वाली एंटीवायरस बनाते हैं, एंटीवायरस बनाने वाले वायरस बनाते हैं। भारत ये वो सिनेरियो नहीं है, हम वायरस या एंटीवायरस नहीं बना रहे। अच्छा, ये इसको आप सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर, हाउ टू स्टॉप बैड बॉट्स। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम चंद उसमें एक मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो 3-4 टेक्निक्स हैं इसको रोकने की। एक टेक्निक तो ये है कि जी उसमें ऑप्शन है सर, एक तो इमेज कैप्चा, वॉइस कैप्चा, तो इसमें बहुत सारी इमेजेस होते हैं। उसमें नीचे एक क्वेश्चन लिखा होता है कि कितना है वो फॉर्मल है, वो उसके आप रीड करें। अब इतना टिपिकल कैप्चा कौन डालता है? अमूमन वेबसाइट्स पे नहीं होता, नहीं होता। नॉर्मली एक सिंपल सा कैप्चा ही देखा होगा आपने, कभी भी इतना टिपिकल कैप्चा आपने कहीं देखा नहीं होगा। और अगर है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, कहीं और से चुरा लूंगा। ठीक है, बहुत सही आइडिया जी, यही करना चाहिए है दूसरी साइड से डेटा निकालना है, किसी और पे जाना नहीं चाहिए, फिर इससे कोई जुगाड़ सोचना पड़ेगा। देखिए गूगल ने जो अपने क्रॉलर की IPs पब्लिक की हुई है, गूगल का जो क्रॉलर है, याहू का जो क्रॉलर है, इसी तरह बिंग, जितने भी ये बड़े बड़े जो सर्च इंजन है, इन्होंने इनके जो क्रॉलर्स आते हैं, जब इनका जो बॉट्स आते हैं तो इनकी IP स्टैटिक्स है और ये पब्लिक है। तो आप इनके ऊपर चेक्स ला सकते हैं कि अगर इन IPs से कोई आए तो उसको आने दें, ठीक है। एक तो IP के थ्रू। दूसरी चीज ये कि एक नॉर्मली एक ह्यूमन 1 मिनट में 100 पेजेस नहीं खोल सकता। मतलब 100 पेजेस के ऊपर कोई भी एक ह्यूमन, 100 नहीं तो चले 1000 तो नहीं खोल सकता। मतलब एक ह्यूमन जो है वो जितनी भी तेजी से क्लिक करे वो 1 मिनट में 1000 पेजेस या 500 पेजेस ओपन नहीं कर सकता। या कर सकता है? कोई है किसी में इतनी स्पीड है कि वो 500 पेजेस खोल दे? 500 नहीं खोल सकते, ठीक है। ये 1000 तो नहीं खोल सकते 1 मिनट में। अच्छा, दूसरी चीज है कि इसमें हम टाइम की लिमिटेशन लगाई जाती है, एक टाइम की, कि अगर इतने टाइम के अंदर इतने कनेक्शन सेम IP से ओपन हो जाए, इट मींस बॉट है ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दे, IP ब्लॉक कर दे। जी जी, IP को हम, हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है जो आपकी इन IPs को जो है PHP के थ्रू अवेलेबल है, वो API PHP के थ्रू जो है वो आप उसके IP को जो है अपनी फायरवॉल, आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर एक फायरवॉल लगती है जो बकायदा परचेज सिस्को वगैरह या माइक्रोसॉफ्ट की फायरवॉल आती है, ये कॉन्फ़िगर्ड होती है। इसमें आप अगर किसी IP को डाल दें कि जी ये बैड बॉट है या उसको ब्लैकलिस्ट कर दें, तो उस IP से जितना भी ट्रैफिक है वो अब आपकी सर्वर पे हिट नहीं करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। वो फायरवॉल का फीचर है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये कि आप टाइम के ऊपर चेक लगाते हैं कि टाइम स्टैम्प अगर इतने कम टाइम के अंदर इतने पेजेस को वो हिट कर जाए
तो आप उसको फिर ब्लॉक करते हैं। उसकी आईपी को जो है वो आप अपने पास फायरवॉल में ऐड करवाते हैं कि भाई ये बॉट है और ये डेटा चुराने आ रहा है। खैर इसमें मैंने तो 1000 आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, इसमें इससे भी कम लिमिट है, क्योंकि अगर 1000 पेजेस भी वो आपके लेके जा रहा है तो इट मीन्स 1000 पेजेस के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ले जा देगा। 1000 पेजेस के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको। खैर 1000 पेज होता है। दूसरा एक और तरीका, खैर तरीके बहुत सारे हैं, अब सिनेरियो वाइज है। एक और इसमें जो सिनेरियो है, एक तरीका है, वो कहलाता है हनी बॉट। एक टेक्निक है, वो आप अपनी साइट के ऊपर हनी बॉट के नाम से एक टेक्निक है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ये टेक्निक आप अपनी साइट के ऊपर लाते हैं। अगर कोई बैड बॉट है, ये हनी बॉट गालिबन 5वें या 6ठे क्लिक में उसको पकड़ लेता है, तो उसके बाद वो उसको आप जो है वो बैड बॉट अपने फायरवॉल में ऐड कर दीजिए। अच्छा, हाउ टू स्टॉप बैड बॉट, इसको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और कुछ आपको आर्टिकल्स, कुछ फोरम्स पे, कुछ हैकर्स के आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह या कुछ इस तरह के लिंक्स मिलेंगे, तो उनको भी रीड कर लीजिएगा। आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से, बहुत आसान टेक्निक्स हैं लेकिन बहरहाल है मौजूद। एक बात जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये जब आप हाउ टू स्टॉप बैड बॉट्स सर्च करेंगे तो आपको जो लिंक्स मिलेंगे उसमें स्लैंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पे पड़िएगा। ये नहीं कहिएगा कि सर ने कैसे आर्टिकल्स दिए पढ़ने को, अस्तगफिरुल्लाह। तो अपनी जिम्मेदारी पे पड़िएगा। इसमें स्लैंग वर्ड्स और जो गैर इखलाकी जो गुफ्तगू होती है वो भरमार होती है इसके अंदर, क्योंकि वो अमूमन गालियाँ वालियाँ बहुत दी जाती हैं इसके अंदर। वो आपको बताएंगे कि जी फलां, अपने अपने लोगों ने एक्सपीरियंस भी शेयर किए होते हैं यहाँ पर। लेकिन आप जब भी बैड वर्ड लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये तय है कि आपको मिलेंगे स्लैंग वर्ड्स ही, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी पे पड़िएगा। लेकिन ये एक तरीका है, बहरहाल इसको रोकना भी है क्योंकि एक हमारा एक मजबूरी है, तो इस वजह से हम इस तरह की चीज़ों को रीड करने के भी वो हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि, बल्कि आखिरी बात ये कि लैब नहीं होगी 5 और 1। पहले आप लोग सब 5 में आ जाइएगा, ऊपर जो है 3rd फ्लोर के ऊपर 3:30 बजे नमाज और लंच का ब्रेक लेने, उसके बाद 3:30 बजे ऊपर लैब, पहले सब लोग लैब 5 में आ जाएगा। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 लैब्स हैं, लैब 5 और लैब 1, ठीक है जी। बुक ले लीजिए, बुक किसकी? और इसमें से एक वीडियो डिलीट करके और जो वीडियो अब तक की है ना वो फ्रेंड कर दें। चलो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, फिर दे दूँगा सर। डायरेक्ट कर देना आज नहीं सर, फिर हमारे लिए मसला होता है। नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा।